हेलो एवरीवन। मैं नवनीत पाठक स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो अभी जो है हम लोग क्लास 6 ज्योग्राफी को कंप्लीट कर रहे हैं, जिस जो आपका ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 है। इसमें हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब अक्षांश और देशांतर के बारे में बात कर रहे हैं। लास्ट जो आपकी क्लास हुई थी उससे मैंने आप लोगों को लैटिट्यूड के बारे में बता दिया था, मतलब अक्षांशों के बारे में बता दिया था, और उनके जो यूजेस थे उनके बारे में भी आपको मैंने बता दिया था। आज जो है जो मैं चर्चा करने वाला हूँ वो चर्चा करूंगा आपके देशांतर के बारे में। देशांतर मतलब अगर आप बात करते हो तो देशांतरों को बोला जाता है आपका लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड बोला जाता है इनको। ठीक। अब किसी भी चीज की अगर आपको लोकेशन पता करनी है तो आपको दो लाइंस की आवश्यकता पड़ती है। एक आपकी वर्टिकल लाइन होगी और एक आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। अब जहां पर ये क्रॉस करेंगी तो उसकी आप लोकेशन पता कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये आपका मान लीजिए एक पेज है और यहाँ पर मैंने आपको चार्ट बना दिया। ठीक है बात? ठीक है बात? फिर उसके बाद हमने एक ऊपर भी यहाँ पर एक चार्ट बना दिया। ठीक है बात? अब अगर मैं इसकी एक लाइन यहाँ से खींचता हूँ इस तरह से, ठीक, और एक लाइन मैं ऐसे खींचता हूँ, ठीक, फिर एक लाइन यहाँ पर आई, एक लाइन यहाँ पर आई, ठीक। उसी तरीके से यहाँ से मैंने एक लाइन खींची, ठीक। अगर मैंने इसको नाम दे दिया, ये आपको दे दिया ए, इसको नाम दे दिया मैंने बी, इसको नाम दे दिया मैंने सी, इसको नाम दे दिया डी, इसको नाम दे दिया मैंने ई, और इसको नाम दे दिया मैंने एफ, ठीक। और ऊपर वाले को मैंने लाइन दे दिया 1 2 3, और कुछ ना कुछ स्केल पर मैंने इसको बनाया होगा कि इनके बीच की दूरी कितनी होगी और एक्चुअली उनकी बीच की दूरी कितनी होगी। ठीक है बात? एक होता है आपका मानक ले लिया जाता है, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर। इस तरह से मैंने एक मानक ले लिया। तो ये जो इसके बीच की दूरी अगर मैंने 1 सेंटीमीटर ली है तो इसका मतलब क्या हो गया, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में कितनी दूरी होगी, तो आप बता दोगे कि 100 किलोमीटर की दूरी होगी। ठीक। अब मैंने बोला कि आपको एक लोकेशन यहाँ पर देता हूँ, ये लोकेशन है आपकी, इसको मैंने मान लिया डेल्टा। एक लोकेशन मैंने यहाँ पर ले ली, इसको मान लिया मैंने गामा। और एक लोकेशन मैंने यहाँ पर ले ली, इसको मैंने बोल दिया आपका डेल्टा, या फिर कुछ भी आप मान लो, मैंने इसको बोल दिया थीटा। तो अगर मैं बोलूं कि गामा की लोकेशन क्या होगी तो आप बोलोगे इसकी लोकेशन जो है ये क्या हो सकती है, तो आप बोलोगे आपका C2, मतलब सी ये और ये हो गया आपका 2। उसी तरीके से अगर बोलूं डेल्टा की लोकेशन क्या होगी, तो डेल्टा की लोकेशन अब आप बोलोगे तो आप बोलोगे B1। B1 आपने बोल दिया, ठीक। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं थीटा की लोकेशन क्या होगी, तो थीटा की लोकेशन आप क्या बोलोगे, E2। क्या बोलोगे, E2। अब देखिए ये जो लाइंस हैं जो ABCD से मैंने लिया हुआ है ये हैं आपके लैटिट्यूड, ये आपके क्या लैटिट्यूड। वहीं पर अगर मैं बात करूं ये जो मैंने ऊपर लिया हुआ है 1 2 3, ये आपके क्या है, लॉन्गिट्यूड। ये क्या है, लॉन्गिट्यूड। अच्छा, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लैटिट्यूड्स वो आपकी लाइंस होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, जिनको हम अर्थ पर ईस्ट से वेस्ट ड्रॉ करते हैं, ईस्ट से वेस्ट ड्रॉ करते हैं, और यह इसको नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करता है। तो सबसे बड़ा हमने बताया था 0 डिग्री है, जो इक्वेटर है इसके ऊपर वाले को आप नॉर्थ हेमिस्फीयर बोलते हैं और इसके नीचे वाले को आप बोलते हो सदर्न हेमिस्फीयर। तो 0 डिग्री के नीचे अगर कोई भी लाई करेगा, मान लो यहाँ पर मैंने ले लिया 30 डिग्री और यहाँ पर मैंने ले लिया 30 डिग्री, ये 30 डिग्री की लाइन है, ये 30 डिग्री की लाइन है। तो ये अगर 0 डिग्री के ऊपर है तो आप लिखोगे इसको 30 डिग्री नॉर्थ, और अगर ये 0 डिग्री के नीचे है तो इसे आप लिखोगे 30 डिग्री साउथ। समझे बात को कि नहीं समझे? उसी तरीके से अगर मैंने सी को मान लिया 0, सी को मान लिया मैंने इक्वेटर, तो ये जो ए और बी है, तो ए और बी के साथ आप क्या लिख सकते हो बाबू, नॉर्थ लिख सकते हो। ठीक है बात? उसी तरीके से डी ई और एफ के साथ आप क्या लिख सकते हो बेटा, साउथ लिख सकते हो। क्लियर हो गई बात इतनी? तो आप इस तरह से आप लैटिट्यूड को डिसाइड करते हो। वहीं पर अगर आप लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हो, तो लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, ये आपके नॉर्थ एंड साउथ में ड्रॉ की हुई इमेजिनरी लाइन होती है, और यह अर्थ को ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करता है। किस में डिवाइड करता है बाबू, ईस्ट और वेस्ट में। ड्रॉ कैसे किया जाता है, नॉर्थ से साउथ में ड्रॉ किया जाता है। लैटिट्यूड को कैसे ड्रॉ किया जा रहा था, ईस्ट से वेस्ट ड्रॉ किया जा रहा था, लेकिन वह पृथ्वी को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा था, वो नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर रहा था। ये नॉर्थ एंड साउथ से ड्रॉ किया जाता है और यह पृथ्वी को ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करता है। देशांतर समझ में आ गया? ठीक है, यूज समझ में आ गया। कैसे हम किसी भी जगह के लोकेशन को निकालेंगे ये भी समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब पढ़ना शुरू करते हैं। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी, अक्षांश मतलब आपका
लैटिट्यूड के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री साउथ पर स्थित हैं। ठीक है बात? अच्छा, अगर मैं बात करूं अब, ठीक, अब ये हो गया आपका 0 डिग्री, ये हो गया आपका 0 डिग्री इक्वेटर। वहीं पर पैसिफिक ओशन में बोल रहा है एक आइलैंड है जिसका नाम है टोंगा। वहीं पर इसी पे बात कर रहा है थोड़ा-सा, अगर आप इंडियन ओशन में आते हैं, पैसिफिक ओशन में टोंगा है। वहीं पर अगर आप बात करते हो अफ्रीका के पास आओगे, मेडागास्कर के थोड़ा-सा ईस्ट में आओगे, तो वहाँ पर आपको आइलैंड मिलता है जिसका नाम है, कंट्री है मॉरिशस। मॉरिशस, ठीक है बात? और इन दोनों की अगर आप लैटिट्यूड देखोगे तो ये दोनों किस पे लाई करते हैं? 20 डिग्री पर, 20 डिग्री साउथ पर। तो एक ही लैटिट्यूड पर लाई करते हैं, तो हम इनके लोकेशन को सही से बता नहीं पाएँगे। अब हमें कुछ ऐसी लाइन्स चाहिए होंगी जो इनको ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड कर दे। तो हम इसको क्या करेंगे, एक लाइन ऊपर से नीचे, एक लाइन ऊपर से नीचे। अब हम बता सकते हैं कि यह कहाँ पर लाई करता है, कितने डिग्री पर ये लाई करता है ईस्ट और वेस्ट के सहारे। जैसे आप इसको देखोगे कि ये जो टोंगा द्वीप है वो मॉरिशस के ईस्ट में लाई कर रहा है। ठीक है बात? टोंगा द्वीप जो है वो मॉरिशस के किस में लाई कर रहा है बाबू? ईस्ट में लाई कर रहा है। समझे बात को? तो हम इस तरह से उसको डिसाइड कर सकते हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली, नॉर्थ पोल और साउथ पोल से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा के पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है? वही चीज़ मैंने आपको बताया कि उनके बीच में जो नॉर्थ और साउथ से डिसाइड करेंगे तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी और ये किस डायरेक्शन में लाई करेंगे। तो हमने जैसे इसको देखा तो इंडियन ओशन में हमने ड्रॉ किया था तो मॉरिशस को ड्रॉ किया था, पैसिफिक ओशन में ड्रॉ किया तो हमने टोंगा को ड्रॉ किया। तो मॉरिशस की अगर आप तुलना टोंगा से करेंगे तो वह मॉरिशस की तुलना में किधर पड़ेगा बेटा? ईस्ट में पड़ेगा और ज़्यादा दूर पड़ेगा। अब कितनी दूरी है? तो वह आपके उस मानक पर डिसाइड हो जाता है। ठीक है? इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरी यामोत्तर, देशांतरी यामोत्तर मतलब आप लॉन्गिट्यूड बोल सकते हो, सीधे-सीधे लॉन्गिट्यूड कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतरों के अंशों के में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त मतलब आधा हेमिस्फीयर हो जाता है, अर्धवृत्त है। उनके बीच की दूरी ध्रुवों के तरफ बढ़ने पर घटती जाती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। अभी समझाता हूँ क्या है ये। जहाँ सभी देशांतरी यामोत्तर आपस में मिलती हैं। अब देखिए बाबू ध्यान से, अब 2 मैं यहाँ पर डायग्राम बनाऊँगा। एक लैटिट्यूड का और एक आपका लॉन्गिट्यूड का। ठीक है? ध्यान समझिएगा। अगर आप लैटिट्यूड्स की बात करते हो, तो लैटिट्यूड क्या होते थे? ऐसी लाइन्स होती थी, ये लाइन है, ये लैटिट्यूड है, ठीक है? लेकिन अब अगर आप एक लैटिट्यूड लेते हो 0 डिग्री और उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया 1 डिग्री और यहाँ पे ले लिया मैंने 30 डिग्री, ठीक है बात? ले लिया। अब देखिएगा ध्यान से कि ये आपस में कभी भी मिलेंगी नहीं, एक-दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, मतलब ये एक-दूसरे के हमेशा कैसी रहेंगी बेटा? पैरेलल रहेंगी। कैसी रहेंगी? पैरेलल रहेंगी, मतलब ये कभी भी एक-दूसरे को इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, मतलब ये कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी। बस इनका सर्कम्फरेंस चेंज हो जाता है। जैसे 0 डिग्री का सर्कम्फरेंस सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद किसका, उसके ऊपर जैसे आप जाओगे तो सर्कम्फरेंस कम होता चला जाएगा। नीचे की तरफ आएँगे तब भी सर्कम्फरेंस कम होता चला जाएगा, परंतु ये हमेशा एक-दूसरे के पैरेलल रहेंगी, कभी भी एक-दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। पर वहीं पर अगर आप लैटिट्यूड्स की बात करते हो, सॉरी लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हो, तो यह पोल्स पर, ये नॉर्थ पोल हो गया और नीचे क्या है आपका? साउथ पोल है। ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जाकर के आपस में मिल जाती हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल में आपस में जाकर के क्या मिल जाती हैं? आपस में जुड़ जाती हैं। और इनके बीच की दूरी अगर आप देखोगे, जैसे मैंने लिया 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो इनके बीच की दूरी जो रहती है वो समान रहेगी, इक्वल रहेगी। पर अगर आप लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हो, तो जैसे-जैसे आप पोल्स की तरफ जाओगे, तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी और पोल्स पर जाकर के आपस में मिल जाती हैं। ठीक है बात? जैसे मैंने अगर ले लिया 0 डिग्री, आपका ले लिया मैंने प्राइम मेरिडियन ले लिया, 1 डिग्री ईस्ट ले लिया, 2 डिग्री ईस्ट ले लिया, 3 डिग्री ईस्ट ले लिया, तो इनके बीच की दूरी जो होती है, जब आप पोल्स पर जाएँगे, तो आपस में कम होती जाएगी, लेकिन ठीक है बात? और इक्वेटर पर ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसको देखेंगे आप, जो आपके बुक में बना हुआ है। ये देखिए, ये वाली जो लाइन है, ये है आपका नॉर्थ पोल और ठीक नीचे क्या होगा? साउथ पोल होगा और ये 0 डिग्री बीच में दिख रही है आपको, ये है आपकी प्राइम मेरिडियन। ठीक है बात? प्रधान यामोत्तर बोला जाता है हिंदी में या फिर प्राइम मेरिडियन बोला जाएगा। अच्छा, अब मान लेते हैं हम इसको 1 डिग्री मान लेते हैं। अब देखिएगा ध्यान से कि इक्वेटर की तरफ, ये जो इक्वेटर है, यहाँ पर इसके बीच की डिस्टेंस
ज़्यादा है, लेकिन जैसे-जैसे आप नॉर्थ की तरफ जाएँगे, इनके बीच की दूरी क्या होती जा रही है बाबू? कम होती चली जा रही है और पोल्स पे जाकर के आपस में मिल जा रही हैं। ठीक उसी तरीके से अगर आप साउथ पर आएँगे तो इनके बीच की दूरी क्या होती जा रही है बेटा? कम होती जा रही है और साउथ पोल पर जाकर के आपस में मिल जाती है। ठीक है? मतलब ये पैरेलल नहीं होंगी। परंतु वहीं लैटीट्यूड्स की अगर आप बात कर रहे थे तो लैटीट्यूड क्या थे? अक्षांश जो हुआ करते थे वो आपके पैरेलल हुआ करते थे, एक-दूसरे के समानांतर हुआ करते थे। ठीक है? एक-दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते थे। परंतु ये एक-दूसरे से जाकर के मिल जाती हैं, ये दोनों में अंतर है, थोड़ा-सा इसको दिमाग में रखिएगा। ठीक है? और ध्रुवों पर शून्य हो जाता है, मतलब पोल्स के बाद जाकर के वो शून्य हो जाता है। जहाँ सभी देशांतरी यामोत्तर आपस में मिलती है, पोल्स पर आपस में जाकर के मिल जाती हैं। अब यहाँ इसे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें दोनों बना हुआ है, लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों बना हुआ है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर 0 डिग्री आपको मिल जाएगा, ये 0 डिग्री है, ठीक है बात? उसके बाद आपको 40 डिग्री देखने को मिलेगा, फिर यहाँ पर 60 डिग्री देखने को मिलेगा। अब सर्कल जो है धीरे-धीरे छोटा होता जा रहा है, परंतु आप देख रहे होंगे कभी भी एक-दूसरे को काटेंगे नहीं और एक-दूसरे के हमेशा पैरेलल रहेंगी। लेकिन वहीं पर अगर मैं इसको 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन ले लेता हूँ ये वाला, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता होगा कि जैसे-जैसे आप पोल की तरफ जाएँगे तो इनके बीच की दूरी कम होती है और पोल्स पे जाकर के आपस में मिल जाती है। ठीक है? अब देखो अक्षांश, जो आपके लैटीट्यूड होते हैं, रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यामोत्तर की लंबाई समान होती है। ठीक है? अब इनकी लेंथ की अगर आप देखोगे जैसे जो आपके लॉन्गिट्यूड होते हैं, लॉन्गिट्यूड है, ठीक है बात? ये लॉन्गिट्यूड जैसे 0 डिग्री है, फिर 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। जैसे 0 डिग्री इधर वाला क्या हो जाएगा आपका ईस्ट हो जाएगा और इधर वाला क्या हो जाएगा आपका वेस्ट हो जाएगा। तो इनके बीच की जो दूरी होती है मतलब इनकी अगर लेंथ देखते हो, लेंथ लेंथ अगर देखोगे तो इनकी हमेशा लेंथ ऐसी रहेगी, इक्वल रहेगी। पर अगर आप लैटीट्यूड्स की बात करते हो तो जैसे-जैसे आप लैटीट्यूड को देखोगे तो इनका साइज़ छोटा होता चला जाता है। वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है, अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यामात्तर की लंबाई समान होती है। जो लॉन्गिट्यूड होते हैं, इनका जो लेंथ होता है वो सेम होता है, पर वहीं पर लैटीट्यूड्स की अगर आप बात करते हो तो इनका लेंथ पोल्स की तरफ जाते समय कम होता चला जाता है। इसलिए इनमें से सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तभी सभी देश ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जो कि आपका इंग्लैंड में स्थित है, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला है, ठीक है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। यह यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहा जाता है। अब देखिए बाबू ध्यान से, इसको बोला जाता है जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी, या फिर आप बोल सकते हो 0 डिग्री, या फिर इसी को बोला जाता है प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन बोला जाता है, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रधान यामोत्तर। यामोत्तर जैसे आपने देखा था इक्वेटर जो था वो नॉर्थ एंड साउथ में डिवाइड करता था, उसको हमने 0 डिग्री माना था। उसी तरीके से ये जो आप देख रहे हो, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन आप देख रहे हो, इसी को बोला जाता है बेटा जीएमटी। क्या बोला जाता है? जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम, जो कहाँ से पास होती है? ग्रीनविच। ग्रीनविच कहाँ पर है बेटा? लंदन में। लंदन में ऑब्जर्वेटरी है, यहाँ से ये गुजरती है और इसी को हमने मानक अपनी प्राइम मेरिडियन मान लिया है। क्लियर हो गई बात? इसका मान 0 डिग्री देशांतर है, इसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोला जाता है। यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक की गणना कर सकते हैं। सेम वही चीज़। अब देखिए, अगर आप इधर से पूरा गोला करते हुए इसके ठीक पीछे की तरफ जाएँगे, तो ये 180 डिग्री होगा। ये क्या होगा? 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री ईस्ट की तरफ जाता है और इधर से अगर आप जाओगे तो 180 डिग्री वेस्ट की तरफ चला जाएगा। ठीक है? प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं। ठीक है बात? मतलब ये जो है वो अर्थ को ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। इक्वेटर किसमें करता था? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में इसको डिवाइड करता था। ठीक है बात? तो जो जो आपका 0 डिग्री था या फिर जो इक्वेटर था वो नॉर्थ साउथ में डिवाइड करता था। वहीं पर अगर आप जीएमटी की बात करते हो, प्राइम मेरिडियन की बात करते हो, तो वह अर्थ को ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करता है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के अक्षर पूर्व लगा दिया जाता है या पश्चिम के लिए अक्षर प का उपयोग किया जाता है। इंग्लिश में क्या करेंगे? ईस्ट लगा देंगे, ई लगा देंगे, और वेस्ट के लिए हमेशा क्या लगा दिया जाएगा? डब्ल्यू लगा दिया जाएगा। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। मतलब जिस प्रकार से 0 डिग्री है उसी तरीके से 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री ईस्ट या 180 डिग्री वेस्ट उसको नहीं लिखा जाता है। 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट एक ही लाइन है। जैसे अगर आप इसको बनाते हो तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका 0 डिग्री है, इसके ठीक पीछे ही आपको क्या मिलेगा बेटा? 180 डिग्री मिलेगा। क्या मिलेगा? 180 डिग्री मिलेगा। तो ये 0 से 179 जाएगा इधर,
और 0 से 179 इधर जाएगा, ठीक है बात? मतलब 0 से 179 वेस्ट जाएगा और 0 से 179 ईस्ट इधर जाएगा, ठीक है बात? 180 डिग्री और 0 डिग्री क्या होती है बेटा? एक ही गोला है। समझ में आ गई बात? एक ही सर्किल हो जाता है। अब ग्लोब पर अक्षांश, समानांतर रेखाओं एवं देशांतरी यामोत्तर द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अभी ग्रिड क्या होता है? ग्रिड क्या होता है समझाते हैं इसको। ग्रिड जो होता है वह दो लैटिट्यूड और दो लॉन्गिट्यूड के बीच का हिस्से को ग्रिड बोला जाता है। जैसे एक लैटिट्यूड आपका ये हो गया, एक लैटिट्यूड आपका ये हो गया, एक लॉन्गिट्यूड आपका ये हो गया, एक लॉन्गिट्यूड आपका ये हो गया। इनके बीच का जो ये स्थान होता है, ये जो प्लेस होता है, इसको बोला जाता है ग्रिड। क्या बोला जाता है बेटा? ग्रिड। याद रखिएगा, इसको इंग्लिश में भी ग्रिड ही बोलते हैं। क्या बोला जाता है बेटा? ग्रिड बोला जाता है, ठीक है बात? ग्रिड क्या होता है? द एरिया बिटवीन टू लैटिट्यूड एंड टू लॉन्गिट्यूड इज नोन एज ग्रिड। ठीक है, आपको किसी स्थान के अक्षांश और देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। बिल्कुल आप लगा सकते हैं। अगर आपको उसको बता दिया गया, मान लीजिए कि कोई भी एक ऐसा आपका है जो 20 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री ईस्ट में स्थित है, ठीक है बात? तो आप कहोगे ठीक है सर, चलो बनाते हैं। ये आपका एक अर्थ है, यहां से हमने खींच दिया 0 डिग्री और ये है आपका 0 डिग्री, ठीक है बात? ये है आपकी जीएमटी और ये हो गया आपका इक्वेटर। तो आप देखेंगे पहले 20 डिग्री मैंने नॉर्थ लिखा हुआ है, तो मतलब ये ऊपर यहाँ पर कहीं लाई करेगा 20 डिग्री नॉर्थ, ठीक है बात? 20 डिग्री नॉर्थ ये वाली पूरी लाइन हो गई, ठीक है बात? 20 डिग्री नॉर्थ। अच्छा, अब 30 डिग्री ईस्ट, तो इस वाले सेक्शन को आप ईस्ट बोलोगे तो यहाँ कहीं वो ईस्ट पर लाई करेगा। लेकिन वहीं पर मैंने बोला 30 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री वेस्ट, तो आप बोलोगे 30 डिग्री मतलब इसका, अगर मैंने इसको 20 डिग्री लिया था तो इसके ऊपर पड़ेगा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री ये हो गया, ठीक है? नॉर्थ में है तो ऊपर की तरफ देखेंगे, और 40 डिग्री मतलब क्या हो गया? वेस्ट में, तो 40 डिग्री इधर पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है? उसी तरीके से मैंने बोला कि 60 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ और 28 डिग्री ईस्ट, तो आप बोलोगे 60 डिग्री साउथ का मतलब नीचे जाना है, तो अभी तक यहां पर अगर आप देखोगे तो ये हो गया 23 1/2 डिग्री, उधर 66 1/2 डिग्री, तो इसके ऊपर आओगे तो यहीं पर कहीं 60 मिलेगा, 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री साउथ हो गया और 20 डिग्री ईस्ट, मतलब 20 डिग्री ईस्ट कहां पर होगा? यहां कहीं आपका लाई करेगा। तो इस तरह से आप किसी भी जगह की लोकेशन बता सकते हो, बस आपको नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट को ध्यान में रखना रहेगा, ठीक है? उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। मतलब असम में एक स्थान लिया गया है जिसका नाम है धुबरी, जिसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिया गया है 26 डिग्री ईस्ट, सॉरी 26 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री ईस्ट। अब आप बिल्कुल बता दोगे। इंडिया में आओगे, इंडिया में देखोगे, ठीक है बात? इंडिया में देखोगे कि किधर 26 डिग्री नॉर्थ पड़ रहा है और 90 डिग्री ईस्ट पड़ रहा है, तो वो लोकेशन किसकी हो जाएगी? धुबरी की हो जाएगी। अब उस बिंदु को देखें जहां से ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, यह बिंदु धुबरी की स्थिति को सही से स्थिति बता देगा, ठीक है? अब देखो, इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाले क्षैतिज ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या को 1 2 3 4 तथा क्षैतिज रेखाओं को क ख ग घ अंगा अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, वहां कुछ छोटे वृत्त खींचिए। इन वृत्तों को अ ब स द ध नामों से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्वी देशांतरों और क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती हैं, ठीक है? अब देखिए, यहां पर एक आपका चार्ट बनाया हुआ है। हाँ, ये देखिए, नॉर्थ और ईस्ट लिया हुआ है ना यहाँ पर? हाँ, पूर्वी देशांतर लिया गया है और आपका क्षैतिज रेखाएं जो है वो उत्तरी अक्षांश को लिया गया है, ठीक है बात? चलिए अब देखिए यहाँ पर बना हुआ है, तो ये जो आपके ये जो है, ये आपके लैटिट्यूड हो गए, ये आपके क्या हो गए बेटा? लैटिट्यूड, लैटिट्यूड हो गए, ठीक है? लेकिन ये किस में है बेटा? नॉर्थ में है। और ये जो है आपके क्या हो गए? लॉन्गिट्यूड हो गए, जो किस में है? आपके ईस्ट में है, ठीक है? अब अगर मैं बोलूं अ की लोकेशन बताओ, तो अ की लोकेशन क्या हो जाएगी? अ की लोकेशन हो जाएगी ख, ख नॉर्थ, ख नॉर्थ की नॉर्थ में है और 1 डिग्री ईस्ट। बोलिए हाँ है ना? अगर वहीं पर मैं ध की लोकेशन बोलूं, ध की लोकेशन क्या होगी? ध की लोकेशन क्या होगी? तो आप बोलेंगे ख डिग्री नॉर्थ और 4 डिग्री ईस्ट। समझे बात को कि नहीं समझे? अच्छा, द की लोकेशन बताएंगे, द की लोकेशन अंगा नॉर्थ, कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 5, यहाँ पर तो ऐसे लेकर समझाया गया है ना, तो वो नंबर्स में होते हैं। अंगा नॉर्थ और
3 डिग्री ईस्ट। समझे बात को नहीं समझे? अब देखो, अब आप देखेंगे कि वृत्त अ, ख उत्तरी अक्षांश तथा 1 डिग्री पूर्व में देशांतरी पर स्थित है और और ख की बात कर रहा है यहाँ पर। अच्छा ख उत्तरी अक्षांश वही जो मैंने निकाला और एक पूर्वी देशांतरों पर स्थित है। अन्य वृत्तों की स्थिति को ज्ञात करिए। मैंने 2 और निकाल के बता दिया। अब आप स और ब का खुद निकाल करके देख सकते हैं कहाँ पर ये स्थित है। इसको नॉर्थ में लेना है और इसको आपको ईस्ट में लेना है, ठीक है? अब देशांतर और समय की बात कर रहा है कि देशांतर और समय को कैसे निकालते हैं। अब इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं सीधे आपको बता देता हूँ, बहुत ही आसान है। देखो, ध्यान से देखो। पृथ्वी अपना एक चक्कर, एक रोटेशन कितने देरी में पूरा करती है? तो आप बोलेंगे 24 घंटे में। कितने घंटे पूरा करती है? 24 घंटे में। मतलब आप बोलेंगे 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। तो अब आप मुझे बताओ 1 घंटे में कितनी दूरी घूमेगी? 1 घंटे में कितनी दूरी घूमेगी? तो आप बोलोगे 1 घंटे में 15 डिग्री वो घूम जाएगी। डिवाइड कर दीजिएगा इसको, 15 डिग्री घूम जाएगा। अच्छा, 1 घंटे का मतलब कितना होता है? 60 मिनट। मतलब 60 मिनट में कितनी डिग्री घूम रही है? 15 डिग्री। तो 1 डिग्री कितने मिनट में घूमेगी बेटा? इसको डिवाइड कर दो। 1 डिग्री कितने मिनट में बेटा? तो आप बोलोगे 4 मिनट में। 1 डिग्री कितने मिनट में घूमेगी बेटा? 4 मिनट में घूमेगी। अब सुनिए बाबू ध्यान से। अब देशांतर से ही समय को निकाला जाता है। तो बीच में हमने ले लिया 0 डिग्री। बीच में हमने यहाँ पर क्या ले लिया बाबू? 0 डिग्री। अब 0 डिग्री का समय अगर मैंने बोला है कि 12 पीएम हो रहा है। क्या हो रहा है? दोपहर के 12 बज रहे हैं। तो आप मुझे बताइए 30 डिग्री ईस्ट का समय क्या हो रहा होगा? 30 डिग्री ईस्ट का समय क्या हो रहा होगा? मैंने क्या बोला? 0 डिग्री या फिर जो जीएमटी होता है उस पर कितना बज रहा है बेटा? 12 बज रहा है। जीएमटी पे 12 बज रहा है तो 30 डिग्री ईस्ट में क्या समय हो रहा होगा? तो आप बोलोगे सर बहुत आसान है निकालना। 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? 4 मिनट। तो 30 डिग्री घूमने में कितना लगेगा? तो आप बोलोगे 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब कितने घंटे हो गए बेटा? 2 घंटे। 2 घंटे हो गए। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, सन राइजेज इन ईस्ट, तो जो ईस्ट में जो जगह होगी वो उस पे समय आगे चल रहा होगा क्योंकि सूर्य यहां पर पहले निकल चुका है। फिर यहां पर निकलेगा, फिर 0 डिग्री पर निकलेगा, फिर वेस्ट में निकलेगा। बोलो हाँ है ना? तो जो चीज ईस्ट में होगी अगर उसकी तुलना आप जीएमटी से करोगे तो उसका समय हमेशा कैसा रहेगा बेटा? प्लस में जाएगा, आगे जाएगा। लेकिन जो जीएमटी के वेस्ट में रहेगा उसमें सूर्य अभी देर से निकलेगा, तो यहां पर जो समय जाएगा वो कैसे रहेगा बेटा? माइनस रहेगा। तो जब भी ईस्ट बोला जाएगा तो आपको उसमें समय को जोड़ना रहेगा और जब भी वेस्ट बोलेगा तो वहां पर आपको समय को माइनस करना रहेगा। क्लियर हो गई बात? तो देखो अब यहां पर क्या दिया हुआ है? 30 डिग्री ईस्ट पर समय बताओ जब जीएमटी पे समय 12 बज रहा है। 12 बज रहा है। अब 30 डिग्री ईस्ट में समय क्या हो रहा होगा? जब जीएमटी पे 12 बज रहा है तो 2 घंटा आगे बढ़ रहा होगा बेटा। मतलब 30 डिग्री ईस्ट पर 2 पीएम हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा बेटा? 2 पीएम हो रहा होगा। समझे बात को कि नहीं समझे? जैसे जीएमटी पर 12 बज रहा है तो 2 घंटा आगे चल रहा होगा 30 डिग्री ईस्ट पर। लेकिन वहीं पर मैं बोलूं 30 डिग्री वेस्ट पर बताओ कितना हो रहा होगा? तो 30 डिग्री वेस्ट पे सेम वही 2 घंटा आएगा बेटा। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट तो 30 डिग्री घूमने में 120 मिनट तो कितना हो गया? 2 घंटा। लेकिन वेस्ट में है तो समय कैसा होगा बेटा? पीछे चल रहा होगा। तो मतलब इस समय 30 डिग्री वेस्ट में सवेरे के 10 बज रहे होंगे। 10 एएम हो रहा होगा। बोलो हाँ है ना? चलो अब मुझे बताओ 60 डिग्री ईस्ट पर क्या समय हो रहा होगा? 60 डिग्री ईस्ट पर समय क्या हो रहा होगा जब जीएमटी पर 12 बज रहे हैं तो? जल्दी से कैलकुलेट करेंगे। चलो कर लिया होगा आप लोगों ने। अब सुनिए ध्यान से। 30 डिग्री जाने में 2 घंटा, फिर आगे 30 डिग्री और जाना है तो 2 घंटा और, मतलब 4 घंटे। 4 घंटे। जीएमटी पर कितना बज रहा है बेटा? 12 बज रहा है। जीएमटी पर कितना बज रहा है बेटा? 12 बज रहा है। और ये ईस्ट में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है बेटा? ईस्ट में दिया हुआ, मतलब 4 घंटा आगे चल रहा होगा। मतलब कि अगर आप 60 डिग्री ईस्ट की बात करते हो तो 30 डिग्री पर क्या बज रहा था बेटा? 2 बज रहा था तो 60 डिग्री पर क्या बजेगा? 60 डिग्री पर शाम के 4 बज रहे होंगे। 4 पीएम हो रहा होगा। लेकिन वहीं पर अगर मैं 60 डिग्री वेस्ट बोलूंगा तो वहां क्या हो जाएगा बेटा? सवेरे के 8 बज रहे होंगे। सवेरे के 8 बज रहे होंगे। समझे बात को कि नहीं समझे? क्लियर है बात? तो आपने क्या देखा कि जब आपने क्या देखा कि एक समय हम लेते हैं जीएमटी पर। जीएमटी पर हमने समय लिया 12 बजे, 12 पीएम लिया। तो 30 डिग्री पर आए तो कितना बजा बेटा?
30 डिग्री पर आए तो कितना बचा? 2 बजा। 60 डिग्री पर आए तो कितना बजा? 60 डिग्री पर कितना बज रहा है? 4 बज रहा है। वैसे ही 90 डिग्री पर आएँगे तो कितना बचेगा? 90 डिग्री पर कितना बचेगा? शाम के 6 बज चुके होंगे। बोलिए हाँ, है ना? अच्छा, ये तो हो गई ईस्ट की बात। और वेस्ट में क्या हो रहा है? वेस्ट में क्या हो रहा है? अगर 30 डिग्री पर आओगे तो यहाँ पर कितना बज रहा है बेटा? सवेरे के 10। 60 डिग्री पर आओगे तो सवेरे के 8 और 90 डिग्री पर आओगे तो सवेरे के अभी भोर हुआ है, 6 बज रहा है। एएम में है, ये भी एएम में है और ये भी क्या है बेटा? एएम में है। लेकिन वहीं पर ईस्ट में आ रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? पीएम हो रहा है, पीएम हो रहा है और पीएम हो रहा है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। निकालते कैसे? अब कोई भी एंगल दिया रहेगा, कोई भी एंगल दिया रहेगा तो बस आपको देखना है कि किस प्रकार से गणना करना है। चलो, अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग उसे सॉल्व करिए, ठीक है? अब एक मैं डिग्री दूँगा, अब आप उसे सॉल्व करिएगा कि कितना हो रहा है। मैंने दिया है, अगर जीएमटी पर 12 बज रहा है, 12 पीएम हो रहा है, दोपहर के 12 बज रहे हैं कहाँ पर? जीएमटी पर, तो 82.5 डिग्री ईस्ट पर कितना समय हो रहा होगा? कैलकुलेट करिए जल्दी से, 82.5 डिग्री ईस्ट पर क्या समय हो रहा होगा अगर जीएमटी पर 12 बज रहे हैं तो? करिए कैलकुलेट। देखिए, कैसे कैलकुलेट करेंगे समझिए बात को। 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट बेटा? 4 मिनट। तो 82 डिग्री घूमने में कितना मिनट लगेगा? 4 से गुणा कर देंगे, 82 गुणे 4, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, मतलब कितना मिनट? 328 मिनट। ये तो 82 का हो गया। आधे डिग्री घूमने में कितना लगेगा? 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट, तो आधा डिग्री घूमने में बेटा, आधा डिग्री घूमने में 2 मिनट, 2 मिनट। अब 82.5 डिग्री टोटल घूमने में कितना लगेगा? 330 मिनट। अब 330 मिनट का मतलब क्या हो गया? 300 मिनट का मतलब हो गया 5 घंटे। 300 मिनट का मतलब क्या हो गया? 5 घंटे। मतलब 300 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो 60 आएगा। 60 मतलब क्या हो गया? 1 घंटा हो गया। ठीक है, या तो 60 से डिवाइड कर दोगे तो कितना घंटा आ गया बेटा? 5 घंटा आ गया। 5 घंटा और 30 मिनट का मतलब क्या हो गया? आधा घंटा, मतलब 1/2। ठीक है बात? 1/2 आवर मतलब 5.5 घंटे हो गए, 5 1/2 आवर्स हो गया। तो मतलब अगर जीएमटी पर 12 बज रहा है तो 82.5 डिग्री ईस्ट पर क्या हो रहा होगा? शाम के 5:30 बज रहे होंगे। शाम के क्या बज रहे होंगे बेटा? 5:30 बज रहे होंगे। लेकिन वहीं पर अगर मैं 82.5 डिग्री वेस्ट ले लूं तो क्या हो जाएगा बेटा? 82.5 डिग्री वेस्ट ले लूंगा तो आपने कैलकुलेट कर लीजिए इसका जवाब। चलो आप मुझे बताना, अगर मैं 82.5 डिग्री वेस्ट ले लेता हूं तो इसका समय क्या होगा? आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन पे। ठीक है, ईस्ट वाला तो मैंने बता दिया। ठीक है, ईस्ट में बता भी बताता हूं। ये जो आप लेते हो, ये जो 82.5 डिग्री ईस्ट है, ये है आपका आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है बेटा। ठीक है बात? आप देखते होगे जब भी अपनी घड़ी आप सेट करते होगे तो उसमें लिखा हुआ आता होगा जीएमटी प्लस 5.5 घंटा। 5.5 घंटे का समझ में आया बेटा? 5.5 घंटे का मतलब हो गया 82.5 डिग्री और प्लस का मतलब हो गया ये कहां पर है बेटा? ईस्ट में है। 82.5 डिग्री या प्लस का मतलब क्या हो गया बेटा? ईस्ट में है। समझ में आ गई बात की नहीं आ गई? तो भारत का अगर मानक समय रेखा देखा जाए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम देखा जाए तो वो क्या है? 82.5 डिग्री ईस्ट होता है। चलो अब पढ़ लेते हैं जल्दी से। समय को मापने का सबसे अच्छा स्थान पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय और सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, मतलब सनराइज होता है और सनसेट होता है। अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। मतलब अगर आप सूर्योदय और सूर्यास्त को देखते हो तो उसे आप टाइम को हमेशा डिसाइड कर सकते हो आराम से। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जाता है। जैसे 12 बजे की अगर आप बात करते हो तो सूर्य सर के ठीक ऊपर रहता है, तो आपकी जो सनरेज, आपकी जो परछाई बनेगी वो सबसे छोटी बनेगी। लेकिन वहीं पर सनराइज और सनसेट के समय की अगर आप बात करते हो तो आपकी परछाई कैसी होती जाती है? लंबी हो जाती है। जो दोपहर के समय में सबसे छोटी एवं सूर्योदय मतलब सनराइज और सूर्यास्त के समय, सनसेट के समय सबसे लंबी होती है क्योंकि तिरछी होती है। अब मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, अब सूर्य जो है वो ऐसे-ऐसे आ रहे हैं, तो जब सूर्य यहाँ पर रहेंगे तो हमारी परछाई लंबी पड़ेगी। सूर्य यहाँ पर रहेंगे तो परछाई कैसी हो जाएगी? छोटी। फिर यहाँ पर आएँगे तो सूर्य की फिर परछाई कैसी हो जाएगी? लंबी हो जाएगी। ठीक है बात? अब देखो ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर जो प्राइम मेरिडियन है,
पर सूर्य जिस समय आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर की स्थिति सभी स्थानों पर दोपहर होगी। समझ में आ गई बात? मतलब अगर ग्रीनविच पर है, ग्रीनविच पर अगर वो परपेंडिकुलर है, तो उस पर लाई करने वाले जितने भी आपके रहेंगे, जितने भी रेसेस पड़ेंगे, उन सब पे क्या हो रहा होगा? दोपहर हो रहा होगा। ये हर लैटिट्यूड, हर आपके लॉन्गिट्यूड पर हो जाएगा। अब देखो, चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। कैसे लगाती है बेटा? वेस्ट से ईस्ट की तरफ लगाती है, वेस्ट से ईस्ट। इसीलिए सन हमेशा कहां पर उदय होता है बेटा? ईस्ट में, और सबसे बाद में कहां पर होता है? वेस्ट में होता है। तो सबसे पहले यहां पर उदय होगा, सनराइज होगा, उसके बाद यहां पर होगा, उसके बाद यहां पर होगा, उसके बाद यहां पर होगा। तो वेस्ट से ईस्ट में चक्कर लगाने की वजह से सबसे पहले सूर्य का उदय ईस्ट में होता है और सबसे आखिरी में वेस्ट में होता है। ठीक है बात? अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है, जो ईस्ट में है, उनका समय ग्रीनविच के समय से आगे होगा। वही मैंने बोला, प्लस में रहेगा। जो ईस्ट में लाई करते हैं उनका समय हमेशा कैसा रहेगा बेटा? प्लस में रहेगा। तथा जो पश्चिम में है, जो वेस्ट में है, उनका समय हमेशा कैसा रहेगा? पीछे रहेगा। मतलब वो हमेशा माइनस में चलेंगे। ठीक है बात? समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है, जो विधि मैंने आपको यहां पर समझाई है। जैसे पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। मतलब 1 डिग्री 4 मिनट में घूम जाती है। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व, मैंने 30 डिग्री का लेकर के किया था, अब यहां पर 15 डिग्री हो गया। 15 डिग्री पूर्व में समय कितना होगा? तो 15 गुणे 4 किए तो 60 मिनट। 60 मिनट क्या पूर्व पूछा है बेटा? ईस्ट पूछा है, तो क्या हो जाएगा बेटा? प्लस हो जाएगा। अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे होगा। मतलब अर्थात वहां पर क्या बज रहा होगा? दोपहर का 1 बज रहा होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच के समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी सुबह के वहां पर क्या बज रहे होंगे? 11 बज रहे होंगे। मतलब 11 एएम हो रहा होगा। वही मैं 30 डिग्री को लेकर के समझाया हूं, 60 डिग्री को लेकर के समझाया हूं, 90 को लेकर समझाया हूं। समझ में आई बात? तो 15, 30, 60, 90 क्लियर हो गया। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। ठीक है बात? मतलब जब 0 डिग्री आपका आगे था, तो 180 डिग्री कहां था? उसके पीछे था। 0 डिग्री कहां था? आगे था, तो 180 डिग्री उसका पीछे था। यहां पर आपका 12 पीएम हो रहा है, तो यहां क्या हो रहा होगा? 12 एएम, मध्यरात्रि हो रही होगी। 12 पीएम, 12 एएम। समझे बात को कि नहीं समझे? यहां पर दोपहर के 12 बज रहे हैं, यहां पर रात के 12 बज रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, दोपहर में उस घड़ी के दिन में 12 बजते हैं। ठीक है, एकदम टॉप पर रहेगा। जैसे यहां पर था ना, ये वाला जो समय था, ये 12 बज रहा था। ठीक है बात? इसी प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया उस स्थान का स्थानीय समय होगा, उस समय उस जगह का वो आपका रीजनल टाइम होता है। आप देखते हैं कि दिए के देशांतरी यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान होता है। मतलब एक लैटिट्यूड, एक लॉन्गिट्यूड पर लाई करने वाले जितने भी लोकेशंस होंगे, उन पे टाइम क्या हो रहेगा बाबू? टाइम क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा। ठीक है बात? हम मानक समय क्यों लेते हैं? मानक समय स्टैंडर्ड टाइम। मानक समय का मतलब क्या हो गया बाबू? स्टैंडर्ड टाइम क्यों बनाते हैं? अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों की स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होने वाली गुजरने वाली रेलगाड़ियों के समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। जैसे भारत को ही लेकर के चलो, भारत को लेकर चलते हैं। जैसे भारत में सबसे इधर देखोगे तो 97 डिग्री ईस्ट पड़ रहा है और इधर 68 डिग्री ईस्ट पड़ रहा है, तो इनके पीछे बहुत सारी लाइन्स पड़ेंगी ना बेटा। ठीक है, बहुत सारी लाइन पड़ेंगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या एक ही समय पर सूर्य हर आपके लॉन्गिट्यूड पर परपेंडिकुलर हो जाएगा? नहीं हो पाएगा ना। अब यहां से आपकी टाइम रेलवे चलेगी, रेलवे चली, मान लो ऊपर से आपके कन्याकुमारी तक आई, नीचे की तरफ ट्रेन चली, तो अब ये अलग अलग लैटिट्यूड, सॉरी लॉन्गिट्यूड से होकर के गुजरेगी। तो यहाँ का समय अलग, 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 यहाँ का समय अलग। तो किसी भी चीज के लिए आपको अगर शेड्यूलिंग करनी होगी तो बहुत ज्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तैयार करना क्या हो जाएगा बेटा? कठिन हो जाएगा। आपको हमेशा अपने घड़ी को सेट करना पड़ेगा कि यहाँ पर कितना बज रहा होगा, यहाँ पर कितना बज रहा होगा, यहाँ पर कितना बज रहा होगा। ठीक है बात? अब देखो उसी तरीके से जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल लेकर के बताया है कि गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। अब यहां पर द्वारका है और यहां असम का डिब्रूगढ़ है। इनके बीच का अगर आप अंतर देखोगे समय का, तो कितने का अंतर आता है बेटा? 1 आवर 45 मिनट का यहां पर अंतर आ जाता है।
अगर आप इसको 1 घंटा 45 मिनट का अगर आप अंतर लोगे, तो अब जो रेलगाड़ी या फिर कुछ भी अगर आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, तो बार-बार आपको समय को क्या करना पड़ेगा? सेट करना पड़ेगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। तो इतने सारे लैटिट्यूड, इतने सारे आपके लॉन्गिट्यूड को मानने के बजाय हम किसी एक को उसका मानक मान लेते हैं और इस पूरे के पूरे एरिया में रहने वाले जितने भी लोग होंगे, सबका टाइम क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो भारत ने अपना जो मानक समय माना है, वो ये आपका 82 1/2 डिग्री ईस्ट को माना हुआ है। ठीक है बात? यह यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। तो चाहे अब वो डिब्रूगढ़ में रहे, चाहे वो द्वारका में रहे, चाहे वो आपके कलकत्ता में रहे, चाहे वो तिरुवनंतपुरम में रहे, चाहे वो जम्मू में रहे, चाहे वो लखनऊ में रहे, चाहे वो भोपाल में रहे, चाहे वो महाराष्ट्र में रहे, कहीं मुंबई में रहे, कहीं पर भी रहे, उनके सबके घड़ी का जो टाइम सेट होगा वो इतने पर ही होगा। समझे बात को? है अलग, होगा क्या? अलग होगा समय। पर उनका जो टाइम सेट होगा, जैसे अगर मैं बोलूं तो डिब्रूगढ़ में जो है वहां पर सूर्य उग चुका है, द्वारका में सबसे लेट में उगेगा, लेकिन इन दोनों का जो टाइम रहेगा वो बिल्कुल क्या रहेगा? सेम कर दिया गया है अलग, परंतु अपने काम को सहजता में लाने के लिए, अपने आप को ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना बनाने के लिए सबके टाइम को क्या किया गया है? सेम कर दिया गया है। भारत में 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है बात, को मानक यामोत्तर माना गया है। इस यामोत्तर से स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारत मानक समय के नाम से जाना जाता है, जो आप लिखते हो IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना है? 82.5 डिग्री ईस्ट आपका ये है, जो GMT से कितना आगे है? GMT से कितना आगे अभी आपने निकाला है? 5.5 घंटा आगे चलता रहता है। देखो कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वह लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न मतलब दोपहर में शुरू होगा। अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच के समय में क्या अंतर है? अभी मैंने आपको बता दी, इंग्लैंड मतलब वही GMT की बात हो रहा है बेटा। तो मतलब अगर 2 बजे शुरू हो रहा है इंग्लैंड में मैच, तो अब 2 में 5.5 घंटा आप जोड़ोगे, तो अब भारत में वो जो टेलीकास्ट होगा, इंग्लैंड में कितने बजे हो रहा है बेटा? दोपहर के 2 बजे। लेकिन भारत में कितने बजे वो देखा जाएगा? शाम के 7:30 बजे इसे देखा जाएगा। तो कितने देरी का अंतर हो जाता है बेटा? 5.5 घंटे का अंतर हो जाता है। ठीक है बात? भारत ग्रीनविच के 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। यहाँ का समय और ग्रीनविच के समय में 5.5 घंटे मतलब 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे, तो भारत में शाम के क्या बज रहे होंगे? 7:30 बज रहे होंगे। ठीक है बात? कुछ देश को देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय रेखा अपनाए गए। एग्जाम्पल के तौर पर आपका रशिया हो जाता है, एग्जाम्पल के तौर पर आपका अमेरिका हो जाता है, और फ्रांस छोटा है लेकिन फ्रांस के पास द्वीप बहुत ज्यादा है, इसलिए उसके पास भी अलग अलग है। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय को अपनाए गए। 11 मतलब रशिया का जो आपका एरिया है वो सबसे ज्यादा है बेटा, इसलिए वहां पर 11 स्टैंडर्ड टाइम है। पृथ्वी का एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय के क्षेत्र में 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। ठीक है बात? मतलब 24 घंटे में मतलब 15-15 डिग्री का एक आपका देशांतर बना दिया गया है। ठीक है बात? और ये कुछ आपके अभ्यास प्रश्न हैं। पृथ्वी के सही आकार क्या है? ग्लोब क्या होता है? कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या होता है? पृथ्वी के 3 तापकटिबंधीय कौन-कौन से हैं? अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या हैं? ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्णकटिबंधीय प्राप्त क्यों हो करते हैं? मैंने सब बता रखा है आप लोगों को। जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं, तो लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? ये भी आप देख चुके हैं। प्रमुख यामोत्तर का मान क्या है? जल्दी से बता दीजिए। प्रमुख यामोत्तर जो आपकी प्राइम मेरिडियन है, उसका मान क्या है? तो 0 डिग्री हो जाएगा। शीत कटिबंध किसके नजदीक में पाया जाता है? तो आप बोलोगे ध्रुवों के नजदीक में पाया जाता है। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? ये आप गिन करके बताओगे। 360 है। देशांतर कितने हैं बाबू? जल्दी से सोच करके बताइए, जल्दी से जवाब दिए। देशांतर कितने हैं? चलो ये होमवर्क है, अगले में आपको बताऊंगा मैं इसका जवाब। ठीक है बात? आपको नंबर्स बता दूंगा, लैटिट्यूड के नंबर्स और लॉन्गिट्यूड के नंबर, लेकिन ये होमवर्क है। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे इसका तीसरे वाले का जवाब दीजिएगा। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है। ठीक है बात? कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है बात? तो क्या हो जाता है बेटा? दक्षिणी ध्रुव कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में। ग्रिड
किसका जाल होता है? अक्षांश अक्षांश रेखाओं और देशांतरी यमोत्तरों का, कर्क रेखा, मकर रेखा का, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव का, ये मैंने बता रखा है। क होगा इसका सही जवाब। जो आपके लैटिट्यूड होते हैं और लॉन्गिट्यूड होते हैं, उनका जो जाल होता है उसे बोला जाता है ग्रिड बोला जाता है। खाली स्थान को भरिए, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है बात। यहाँ पर आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाता है, चैप्टर 2 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में चैप्टर 3 के साथ। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और इसे अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ, जिससे इस चैनल में और थोड़ा एंगेजमेंट बढ़ जाए। आपको जो मेहनत किया जा रहा है आपके लिए पसीने में बैठ कर के, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ इसे, एकदम भीग चुका हूँ पसीने में, बहुत गर्मी है। तो जो मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है, आपको उसका फ़ायदा मिले और अभी आपके दोस्तों को कोई फ़ायदा मिले और मुझे थोड़ा-सा उसका रिवॉर्ड मिल जाए। इसके साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।